हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आज हम वो देखेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक मैंने पकड़ा है और मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ और रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, देखिए, अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हो तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो हमारी दो टर्म से ऐड करने के बाद में उसको जोड़ कर बनाया गया। डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कहने का ये कि डेटाबेस को मैनेज करना, उसका एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं टोटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटाबेस क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डेटाबेस। आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कि डेटाबेस की जरूरत क्या होती है। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है, जैसे आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि स्कूल के एग्जांपल से। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं। टीचर्स का एक अपना डिपार्टमेंट है और स्टूडेंट्स का एक अपना डिपार्टमेंट है। कि टीचर्स और स्कूल के अंदर टीचर और स्टूडेंट का आपस में रिलेशन है, जिससे एक स्कूल बनता है। अब हमको ये देखना है, एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मान के चलो S1 S2 S3 से करके इस तरीके से S1000 तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है? ठीक है, हमको इस चीज़ की कहीं ना कहीं मैपिंग करनी होगी या कहीं ये डेटा लिखना होगा, कहीं पर ये स्टोर करना होगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब कहने का ये है कि एक तरफ मेरा हो गया स्कूल, स्कूल के अंदर हो गए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो लिंक है वो है क्लास के साथ लिंक, कि इस क्लास के अंदर ये स्टूडेंट है। जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि ये मत जानना किसके साथ क्या लिंक है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से। बट एक समझना, ये सारा डेटा है मेरे पास कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब उसको मुझको मैनेज करना है। उसको मैनेज करने के लिए मुझे उन सारे स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर स्टोर करनी होगी। आपको अगर याद हो कि अपने टाइम पर मॉर्निंग में एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था। उस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर, जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता था, उसके अंदर ये लिखा होता था कि ये कौन सी क्लास का रजिस्टर है। अब सपोज करो क्लास 6 का ये रजिस्टर है। ठीक है, उसमें लिखा होता था रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, और उसके बाद लिखी होती थी डेट, कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो नाम है, जिसका रोल नंबर ये है और इसका नाम है राहुल, क्या ये इस पर्टिकुलर डेट डेट का जो कॉलम होता था, कि सपोज कीजिए 4 अप्रैल है या 5 अप्रैल है, उस दिन प्रेजेंट है या हमारा अब्सेंट है। तो अब क्या हुआ, स्कूल लेवल पे अगर देखा जाए तो स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स किसी न किसी क्लास में पढ़ रहे होते हैं। अब उस क्लास के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सपोज करो कि एक 40 या 40 या 50 स्टूडेंट्स का बैच बना। उस बैच का जो डेटा है वो मुझे स्टोर करना होगा। उसे मैं कैसे स्टोर करता था? एक रजिस्टर के अंदर। अब जो रजिस्टर में डेटा स्टोर होता था वो हमारा होता था टेबल की फॉर्मेट में। समझ रहे हैं आप? टेबल क्या होती है? टेबल से तुरंत दिमाग में आया होगा। टेबल का मतलब है जिसके अंदर रो हो और कॉलम्स हो, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब सपोज करो ये हमारी एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के अंदर ये हमारे रोज हैं। ठीक है, और ये हमारे कॉलम्स हैं। अब कुछ कुछ इससे आप लिंक कर पा रहे हैं? जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर था वो भी सेम इस टाइप का बना हुआ था। उसको बोलते हैं टेबल्स। अब जो टेबल्स हैं इसके अंदर जो कॉलम्स हैं, कॉलम के अंदर कॉलम्स का नाम होगा कि इस कॉलम के अंदर कौन सा वाला डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे कि हमने ये पहला वाला जो क्लास 6 का जो हमने रजिस्टर बनाया था, इसके अंदर हमने कॉलम लिया था रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और डेट। रोल नंबर के अंदर सारे रोल नंबर स्टोर हो रहे हैं। मतलब कहने का ये कि ये वाला जो हमारा कॉलम है ये हमको ये बताएगा कि इसके अंदर ये रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम ये है, डेट ये है, इसके अंदर वो प्रेजेंट है एब्सेंट है, ये वैल्यू स्टोर हो रही है। अब इसके अंदर एक रो हमको क्या बताएगी? एक रो हमको ये बताएगी क्लास 6 के अंदर उस स्टूडेंट का पूरा डेटा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? टेबल के अंदर क्या हुआ? रो 1, रो 2, रो 3,
रो 4 मतलब कि मल्टीपल रोज। उसी के साथ में वहां पर है कॉलम्स C1 C2 C3 C4। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स मतलब टेबल। डेटाबेस में क्या होंगे? टेबल्स स्टोर होंगे हमारे। ठीक है, डेटाबेस क्या है? कलेक्शंस ऑफ टेबल। टेबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर होगा? रोज और कॉलम के फॉर्मेट्स में। समझ में आती मेरी बात? हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स किसी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, बट हमको ये पता करना होगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। इसके लिए हमको एक जगह एक मेंटेन करना होगा, जहाँ पर ये रिकॉर्ड रखना होगा कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है या इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। समझ गए आप मेरी बात? उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या बनाया? अटेंडेंस रजिस्टर, जिसको बोलते हैं टेबल। टेबल के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है? रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में। अब जो कॉलम्स हैं वो क्या है? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, उसका आईडी हो सकती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये सारा डेटा एक स्टूडेंट का हुआ है। अब हमको ये बताना है कि वो जो एक पूरी रो है वो क्या इंडिकेट कर रही है? वो पूरी रो एक इंडिकेट कर रही है स्टूडेंट का डेटा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था क्लास 6 का अटेंडेंस रजिस्टर, तो हमको ये बता रहा है कि ये राहुल का पूरा डेटा है जो क्लास 6 का है। समझ गए आप मेरी बात? इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। अब आते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? हम लोग आजकल ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है? या तो अमेजन यूज कर रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, और ये तरह तरह के जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इनका हम यूज करते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब देखिए, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? अब मुझे ये कहीं ना कहीं पर ऑर्डर की डिटेल रखनी पड़ेगी। समझ रहे? इस तरीके से उस ऑर्डर की डिटेल को रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? उस डेटा को स्टोर करना होगा। डेटा कहाँ स्टोर होगा हमारा? डेटाबेस में। डेटाबेस में किस फॉर्मेट में होगा? टेबल के फॉर्मेट में। टेबल कैसे बनेगी? सबसे पहले ये सोचो, टेबल का क्या होगा? उसके अंदर रोज होंगी, रोज के बाद हमारे कॉलम्स होंगे। अब ये बन गए हमारे कॉलम्स और ये बन गई हमारी रो। टेबल का नाम हमने क्या रखा? ऑर्डर। ऑर्डर डिटेल मतलब कि इस टेबल के अंदर ऑर्डर की सारी डिटेल्स प्रेजेंट है। समझ गए? अब देखना, ये ऑर्डर डिटेल्स के अंदर कॉलम्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, वो हमको स्टोर करनी है। तो सबसे पहले हमने रखा इसके अंदर ऑर्डर आईडी। ये क्या हुआ? ऑर्डर आईडी मतलब कि जब आपने देखा होगा, जब आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहां पे ऑर्डर आईडी जनरेट होकर आती है कि ये वाला जो ऑर्डर है वो इस ऑर्डर आईडी से इंडिकेट होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब हम कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि लास्ट के 4 डिजिट के ऑर्डर आईडी बताइए। भाई उनके पास एक मल्टीपल्स ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर एक दिन में मतलब प्लेस होते हैं। तो वो ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि तुमने कौन सा वाला ऑर्डर प्लेस किया है? इसी के लिए वो एक ऑर्डर आईडी जनरेट करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? अब ये उनके पास जो इतना सारा डेटा आया, सेम वही एग्जांपल है। स्टूडेंट के पास, सॉरी, स्कूल के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। यहाँ पर ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब ये उसको स्टोर करेगा कहीं पर। भाई ये भी तो पता करना है ना, किसके पास क्या ऑर्डर किसने प्लेस करा है, क्या डिलीवर करना है, क्या क्या स्टेटस है। उसको प्लेस करने के लिए वो एक डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस के अंदर टेबल होंगे, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा। तो ये ऑर्डर प्लेस हुआ, उसके लिए उन्होंने एक ऑर्डर आईडी जनरेट करी, उसको वो स्टोर करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी के साथ में ये देखा जाएगा कि उस ऑर्डर के अंदर आपने क्या क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे। जैसे सपोज कीजिए आपने अमेजन से ऑर्डर प्लेस किया, उसमें डाला कि एक नया ऑर्डर बनाते हैं। मानो कि एक नया ऑर्डर है हमारा ये, ठीक है? इसकी आईडी जनरेट होगी 1 2 3। आपका इसके अंदर आपने क्या क्या आइटम रखे थे? मानो कि एक आइटम 1 डाला आपने, जीन्स। आइटम 2 आपने डाला इसके अंदर, शर्ट। और इस तरीके से करके आपने बहुत सारे इसके अंदर आइटम्स डाल दिए, ठीक है? अब इसके बाद आपने इसको पेमेंट भी किया। पेमेंट कितने का होगा? पेमेंट आया हमारा, मतलब कि जो टोटल प्राइस आया, सॉरी, पेमेंट अभी बताएंगे कि मतलब पेमेंट किस तरीके से हुआ। अभी आए टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कितने का होगा? सपोज करो 1000 का। पेमेंट आपने कैसे किया? यूपीआई से किया होगा, कार्ड से किया होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगा, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। बट उस पेमेंट के अंदर मानो आपने किया उसके अंदर यूपीआई, ठीक है? अब क्या हुआ? इस सारे डेटा को हमको स्टोर करना है। ऑर्डर आईडी हमारी क्या बनी? पहले देखो हमने क्या काम करा? ऑर्डर आईडी। उसके बाद हमने क्या काम करा? आइटम, मतलब कि उस आइटम के अंदर कितने, कौन कौन सा आइटम उसके अंदर स्टोर करा गया है इसमें। तो
प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। आइटम आईडी रखते हैं, वो बाद में आएगा। आइटम आईडी 1, आइटम आईडी 2, इस तरीके से डेटा स्टोर होने लगा इसके अंदर। फिर आया पेमेंट, उसके बाद आया प्राइस। ये जस्ट मैंने एक सैंपल लिया है, ठीक है। अब ये मत आना कि इसमें आइटम, अगर आइटम है ना 10 आइटम कर दिए तो किस तरीके से होगा। फिलहाल हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक सिंपल तरीके से कि डेटा कैसे स्टोर होगा, उसकी लिंकिंग कैसे करेंगे। अगर मानो कि हमारे पास 10 आइटम है, तो अभी इसके हिसाब से मैं उसके अंदर 10 कॉलम ऐड कर दूंगा। समझ गए, एकदम सिंपल लेके चल रहे हैं अभी। तो ऑर्डर आईडी के अंदर क्या आया, 1 2 3। आइटम आईडी क्या थी, आइटम 1 क्या था, सॉरी, हमारा जीन्स। अब ये यहाँ पे हमने डाल दिया जीन्स, ये हमने डाल दी शर्ट। पेमेंट हमने कैसे डाला, यूपीआई से। और प्राइस हमने क्या डाला, 1000। तो अगर आप इसको देखोगे तो एकदम ये सिंपल तरीके से आ गया कि इस ऑर्डर आईडी के अंदर क्या क्या हमारे आइटम्स हैं, क्या क्या पेमेंट हुआ है और कितने रुपए का पेमेंट हुआ है। समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर सारा ऑर्डर के जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। और हर एक रो हमको क्या बता रही है कि जो भी ऑर्डर प्लेस हुआ है उसके अंदर की उसकी सारी डिटेल्स क्या है वो हमको पता चल रहा है। यहाँ तो समझ में आया आपके। अब आगे आते हैं। अब देखो ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ है ये किसी कस्टमर के द्वारा हुआ होगा, तो मुझे उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी डालनी होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर ये वाला जो ऑर्डर है, ये जो मैंने प्लेस किया है, ये मुझे किसी कस्टमर ने प्लेस किया होगा। मानो कि C1 है या C2 है, ये कस्टमर्स हैं। अब मुझे ये लिंक करना होगा कि इस ऑर्डर को किस कस्टमर ने प्लेस किया है। अब मुझे उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, कस्टमर की लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल मुझे चाहिए होंगी। हमने क्या काम करा, इस कस्टमर की जो डिटेल है, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, ऑर्डर की सारी डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने एक कलेक्शन बनाया था सैंपल के रूप में, इस तरीके से कस्टमर का बनाएंगे, ठीक है। अब मानो कि ये C1 है, तो C1 का एक नाम होगा, नाम के बाद मोबाइल नंबर होगा उस बंदे का, कॉन्टैक्ट नंबर कह सकते हैं आप, उसका एड्रेस होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ये मुझको 4-5 वो चाहिए। उसके साथ में उसकी ईमेल आईडी भी होगी, जिसमें मुझको उसको ये बताना होगा कि आपने क्या-क्या ऑर्डर प्लेस किया। तो हमने क्या काम किया, जिस तरीके से हमने ऑर्डर की सारी डिटेल निकाली थी, उस तरीके से हमने C1 का जो कस्टमर है उसकी डिटेल निकाली। अब इसका हमने नाम ले लिया राहुल, इसका मोबाइल नंबर कुछ-कुछ रख दिया हमने। इस तरीके से इसका एड्रेस हो गया, इसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 21 जैन 96 और इसकी ईमेल आईडी होगी rahul@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। किसी भी कस्टमर की ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब मुझे इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। वो कहाँ पर स्टोर होगा, डेटाबेस में। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल। टेबल में डेटा कैसे स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में। एक रो हमको क्या दिखाता है कि उस पूरी रो से हमको ये पता चलता है कि इस टेबल के अंदर जो डेटा इन्फॉर्मेशन हो रही है वो एक पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर मुझे एक कस्टमर की डिटेल को स्टोर करना है, तो जो पूरी एक रिकॉर्ड होगी वो मुझे एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। इधर क्या था, सारे कस्टमर की डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, अब मुझे वो स्टोर करना है टेबल की फॉर्मेट। चलो आओ देखते हैं। ये मैंने एक नई टेबल बनाई, टेबल का मैंने नाम रखा इसका कस्टमर डिटेल, ठीक है। अब ये मैंने बनाया इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स। पहले वाले में मैंने रखा इसका नेम, उसका नाम होगा कुछ ना कुछ, वो मैंने रखा। नाम के बाद मैंने रखा इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, फिर मैंने रखा उसका एड्रेस, फिर मैंने रखा उसका मोबाइल नंबर और फिर मैंने रखा उसका ईमेल आईडी। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कस्टमर डिटेल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मुझको स्टोर करनी है। समझ में आ गई। अगर मैं कोई भी एक रो पकड़ता हूँ उससे मुझे ये पता चल जाएगा, उस पूरे कस्टमर की पूरी डिटेल मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। एक रो एक कस्टमर को प्रेजेंट कर रही है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, इस ऑर्डर डिटेल्स वाली टेबल के अंदर एक रो एक ऑर्डर को प्रेजेंट कर रही थी कि इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या उसकी डिटेल है। इस तरीके से कस्टमर डिटेल की एक रो पूरी कस्टमर की डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेम के अंदर हमने क्या भरेंगे, राहुल, इसकी डेट ऑफ बर्थ 2196, इसका एड्रेस हैदराबाद, मोबाइल नंबर समथिंग और ईमेल आईडी rahul@gmail.com। इस तरीके से हमने सारा डेटा भर दिया। अब देखो, ऑर्डर प्लेस हुआ था,
उस ऑर्डर प्लेस में क्या था, ऑर्डर की डिटेल ऑर्डर आईडी से आइडेंटिफाई करी। अब आएगा कि वो जो ऑर्डर है वो किसने प्लेस किया था। अब हमको क्या करना होगा, इस ऑर्डर डिटेल के अंदर ये वाली भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी कि किस कस्टमर ने वो डेटा को किस कस्टमर ने वो ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, एक नया कॉलम इस टेबल के अंदर ऐड कर दिया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसको मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मैंने इसके अंदर कस्टमर कस्टमर आईडी करके आप इसको रख सकते हैं कि जो कस्टमर डिटेल है, जो मैंने कस्टमर डिटेल ली थी, उसकी एक आईडी होगी जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि क्लास के रजिस्टर के अंदर रोल नंबर होता था, अब ये कस्टमर आईडी होगी। अब हमको ये बताना है कि ये वाला ऑर्डर किसने प्लेस किया, तो मैंने इस कस्टमर आईडी के अंदर यहाँ 1 लिख दिया। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, मैंने गलती कर दी है। कॉलम नेम ऊपर होने चाहिए थे, जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो ये हो गया मेरा कस्टमर आईडी, तो ये मैंने डाल दिया 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 टेबल अलग-अलग हैं। वो लिंक कैसे हुई, क्या हुई, ये सब अपना बात का डिस्कशन है। एकदम पहले बेसिक समझते हैं। एक टेबल के अंदर अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन डालूँगा तो टेबल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है? ऑर्डर भी प्लेस करा, ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस करा, अभी तो ये भी होगा कि किस एड्रेस पे वो ऑर्डर डिलीवर होगा, ये वाली भी इंफॉर्मेशन रखनी होगी। किसके ऊपर हमको जो इनवॉइस है वो शिपमेंट करना है, ये सब दुनिया भर की चीजें भी ऐड करनी होंगी। फिलहाल हमने ये देखा कि किस कस्टमर ने वो डेटा प्लेस करा, ऑर्डर क्या प्लेस हुआ, ऑर्डर के अंदर क्या क्या डिटेल्स थी। तो हमने देखा कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने 2 अलग अलग टेबल बनाई। एक टेबल के अंदर हमने क्या स्टोर करा, ऑर्डर्स की डिटेल्स। उस डिटेल्स में क्या था, ऑर्डर आईडी। जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें ऑर्डर आईडी जनरेट होती है। तो मैं उस ऑर्डर आईडी से ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इसके अंदर कितने सारे आइटम्स ऐड करे गए हैं। उन सारे आइटम्स की डिटेल को मैंने उसके अंदर मेंशन किया। आइटम क्या था, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अभी मैंने इस तरीके से इसको रखा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये रखा कि पेमेंट किस तरीके से हुआ, टोटल प्राइस उसका कितना है। उसके बाद मैंने आपका डिस्कशन करा कि वो ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया है, मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना होगा। समझ गए आप मेरी बात? अब इन दोनों की मुझे लिंकिंग करनी होगी। अब मैंने क्या काम किया, ये मुझे पता करने के लिए कि कौन सा कस्टमर है, मैंने कस्टमर का एक अलग से टेबल बनाई डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर मैंने अपने सारे कस्टमर्स का डेटा को स्टोर किया। समझ गए आप मेरी बात? जिसके अंदर मैंने कस्टमर आईडी बनाई, नेम, डीओबी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब रखी। अब देखो 2 चीजें हैं, इधर तो मेरी कस्टमर वाली टेबल थी जिसमें सारा कस्टमर का डेटा है, और इधर डिटेल जो टेबल है मेरे पास वो है ऑर्डर डिटेल्स, जिसके अंदर सारे ऑर्डर्स जो प्लेस हुए हैं उनकी डिटेल है। अब इन दोनों को लिंक करना है। ठीक है, कि ये वाला ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया है। तो इस तरीके से ये मेरे पास 2 टेबल थी। अब मैंने क्या काम किया, ऑर्डर डिटेल्स वाले टेबल के अंदर एक कस्टमर आईडी का कॉलम बना दिया 1, जिससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर वाली टेबल से उठकर आ रही है। देखो आप समझ पा रहे हो मेरी बात? कुछ ज्यादा मत सोचो, सिर्फ इतना समझो कि ये एक लिंकिंग हो गया, ये एक ब्रिज बन गया 2 टेबल्स के बीच में। आप 2 टेबल का कनेक्शन कैसे करोगे, कि कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो इनके साथ में और इनके बीच में कॉमन हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि अगर मैं एक टेबल बनाता जिसके अंदर मैं सारी डेटा का इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता एक ही टेबल के अंदर। अगर अब देखो उसका एग्जांपल लेते हैं, मानो कि मैंने बहुत बड़ी टेबल बना दी और उसके अंदर मैं सारे कॉलम स्टोर कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये कि कस्टमर का नाम भी, कस्टमर का एड्रेस भी, उसका मोबाइल नंबर भी, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी, उसकी ऑर्डर आईडी भी, और उसके बाद आइटम 1, आइटम 2, उसका प्राइस, उसका टोटल प्राइस, समथिंग समथिंग सारी डिटेल मैंने एक टेबल के अंदर ऐड कर दिया। अब बहुत बड़ी टेबल हो गई। अब मुझे क्या काम करना है, इस पूरी टेबल को 2 जगह से तोड़ना है। इस तरीके से आप समझो। ठीक है, अब जब उसको तोड़ेंगे, जब उसको ब्रेक किया, तो एक तरफ तो आ गई मेरी ऑर्डर डिटेल वाली टेबल। ठीक है, और एक तरफ मेरी आ गई कस्टमर डिटेल वाली, जिसके अंदर क्या था, कस्टमर की सारी डिटेल थी। अब मैंने देखा कि इन दोनों टेबल को मुझे आपस में लिंक करना है। लिंक करने के लिए मेरे दिमाग में आया, जिस तरीके से अटेंडेंस के लिए रोल नंबर आइडेंटिफाई करा गया था, तो हम यहाँ पर कस्टमर आईडी कर सकते हैं। उस कस्टमर आईडी को अगर मैं ऑर्डर टेबल के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी लिंकिंग कहाँ पर है। समझ में आ गई? भाई ये जो हमारी कस्टमर डिटेल के अंदर जो पहली रो है,
इससे ये पता चल रहा है कि एक कस्टमर की पूरी डिटेल क्या है, और उसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कस्टमर आईडी से, जो हमारी कस्टमर आईडी हुई 1। अब मैंने 1 को यहाँ पर स्टोर कर दिया ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, समझ गए? अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाला जो इतना बड़ा ऑर्डर था वो किसने प्लेस किया, कस्टमर आईडी 1 ने। और कस्टमर आईडी 1 कहाँ प्रेजेंट है, मतलब कि कस्टमर डिटेल टेबल्स के अंदर। समझ गए आप मेरी बात? अब क्या हुआ, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ डेटाबेस। डेटाबेस मतलब पहले हमने क्या देखा था, कलेक्शंस ऑफ टेबल्स। अब हमने देखा इंटरलिंक्ड कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं, उनका कलेक्शन है जो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। मतलब कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आई होप सो कि पूरी बात अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, कौन सा वाला, स्कूल, स्कूल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर स्टूडेंट। अब एक क्लास के अंदर सपोज करो कि जो हमने क्या काम किया था, स्टूडेंट डिटेल एक टेबल है हमारे पास। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट डिटेल हमें क्या बताएगा, स्टूडेंट डिटेल हमको बताएगा एक किसी भी स्टूडेंट की पूरी डिटेल। ठीक है, अब स्टूडेंट की क्या क्या डिटेल हो सकती है, आप ये सोचिए। इसी तरीके से इसको भी एक सैंपल तरीके से कलेक्शन करेंगे, उसके बाद इसको टेबल फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट्स के पेरेंट का नाम होगा, और स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट्स का तो नहीं होगा बट उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर होगा। मेरी बात समझ गया? ये एकदम बेसिक चीज होगी। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब या तो मैं हर किसी को नेम के साथ आइडेंटिफाई करूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब एक एक नाम के दो से ज्यादा, एक से ज्यादा स्टूडेंट एक क्लास में हो सकते हैं। मेरा नाम हर्ष है, हर्ष नाम के मैंने आज तक हमेशा लाइफ में देखा है, हर क्लास में मेरे से ज्यादा रहे हैं, मतलब 2 से 3 बच्चे तो मिनिमम रहे ही रहे हैं। ठीक है, अब अगर एक नाम के 2 से ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक यूनिक करने के लिए रोल नंबर होता है। आप समझ गए मेरी बात? हर क्लास के अंदर रोल नंबर होता है कि इस रोल नंबर से इस बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये होगी मेरी सारी डिटेल जो मुझे कलेक्ट करनी है स्टूडेंट से। समझ गए आप मेरी बात? अब ये क्या हुआ, ये तो हो गई मेरी कॉलम्स। कॉलम्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एक रो क्या दिखाती है, एक रो ये दिखाती है कि उस पूरे स्टूडेंट की डिटेल क्या है। कॉलम्स हमको ये बताएंगे कि किस कॉलम के अंदर कौन सी वाली डिटेल प्रेजेंट है। समझ गए आप मेरी बात? हमने क्या काम किया, अब बनाया रोल नंबर, नेम, एड्रेस, पेरेंट के नाम। पेरेंट का नाम अभी एक भी रखेंगे, ये अलग अलग रख सकते हैं, मदर नेम और फादर नेम, बट मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए पेरेंट नेम ले लिया। और उसके बाद हम रखेंगे पेरेंट का मोबाइल नंबर, बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर का। अब ये एग्जाम्पल के लिए लिया था हमने, तो एक रोल नंबर हो गया, नेम मैंने ले लिया राहुल, इसका एड्रेस, इसके पेरेंट का नाम और मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल हमने इसके अंदर स्टोर कर ली। ये तो हमने किया स्टूडेंट डिटेल। अब आता है स्टूडेंट डिटेल के साथ में और क्या हो सकता है। अब अगर मानो कि ये वाला क्लास 6 का बच्चा है, तो मुझे ये भी मेंटेन मतलब मेंशन करना पड़ेगा ये किस क्लास में बंदा पढ़ रहा है। समझ गए आप मेरी बात? और उस क्लास के अंदर कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। समझ में आ रही है? अब हमने क्या काम किया, देखो क्लास लेवल पे सब्जेक्ट सबके सेम होंगे, चाहे वो क्लास 6 का कोई सा भी सेक्शन है। अगर क्लास 6 है तो सबके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबके सेम होंगे। ये नहीं कि 6 ए को अलग पढ़ाए जा रहे हैं, बी को अलग पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, सब्जेक्ट्स की एक टेबल बना ली, सब्जेक्ट्स की एक टेबल बना ली, और इसके अंदर हमने रख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस क्लास को पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि सपोज करो क्लास 6 है, क्लास 6 के अंदर सब्जेक्ट्स हो गए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, और ये हो गया मेरा सोशल साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट डिटेल होगी। अब क्या होगा,
हर स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा था उन सबके मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब वो किसी के भी मान लो कि सब्जेक्ट मार्क्स इस तरीके से। तो ये क्लास 6 की डिटेल थी, यहाँ से आया स्टूडेंट की डिटेल, ये आया सब्जेक्ट। अब राहुल के जो जो नंबर आए वो मैंने इस वाली स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल के अंदर स्टोर कर लिए। सपोज करो मैथ में 70, 60, 40, 50, 50 एंड 90, 70। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये किसके नंबर है? ये राहुल के नंबर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब ये जो सब्जेक्ट मार्क्स की डिटेल्स हैं और ये मेरी स्टूडेंट की डिटेल है, दोनों अलग अलग है, बट इनको लिंक करना है। वो कैसे लिंक करेंगे? स्टूडेंट के रोल नंबर के हिसाब से। अगर मैं मार्क्स वाली टेबल के अंदर रोल नंबर ऐड कर दूं, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये क्लास 6 का जो है इस रोल नंबर के साथ रोल नंबर 1, मतलब कि राहुल के इस सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स हैं। समझ गए आप मेरी बात? जस्ट एग्जांपल लिया था कि सब्जेक्ट स्टूडेंट डिटेल और उसके मार्क्स को कैसे कैसे लिंक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से इसको बोलते हैं डेटाबेस। अब क्या होता है, डेटाबेस हम लोगों ने कवर कर लिया, अब आता है मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? आपको इससे वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि उसको मैनेज करने के लिए। अब देखो, डेटाबेस बन गया। डेटाबेस क्या हुआ? कलेक्शंस ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल्स। उसको मैनेज करना होगा। मैनेज करने के लिए क्या होगा? जो हमने टेबल्स बनाई है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना हो सकता है। डेटा इंसर्ट करना हो सकता है। इंसर्ट करना किसको बोलते हैं? कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड आया, कोई एक नया स्टूडेंट मेरे स्कूल में आया, मतलब मेरी क्लास में आया, तो मुझे वो डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि रजिस्टर में उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंसर्ट करना। अब दूसरा आता है अपडेट। अपडेट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक स्टूडेंट है मेरे पास, बट उसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, मुझे उसके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करना है, उसको बोलते हैं अपडेट करना। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। डिलीट करना होता है कि किसी स्टूडेंट का उस क्लास से, मतलब कि उस स्कूल में या उस क्लास से या उस क्लास के पर्टिकुलर सेक्शन से उसका नाम हट गया, मतलब कि वो किसी दूसरे सेक्शन में चला गया, दूसरे स्कूल में चला गया, तो उसने अपना वहां से नाम रिमूव कर लिया, उसको बोलते हैं डिलीट करना। ये समझ गया आप मेरी बात? तो इस तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। और आपने ये भी देखा होगा डेटाबेस लेवल पर एक्सेस होता है कि किस किस को हम किस किस टाइप का एक्सेस को ग्रांट कर सकते हैं और रिवोक कर सकते हैं। ग्रांट एक्सेस और रिवोक एक्सेस। ये कहने का ये मतलब है कि जो ऐसा बताते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब हर क्लास का जो रजिस्टर है वो सिर्फ उसका जो क्लास टीचर है वो ही एक्सेस कर सकता है। ये नहीं कि क्लास 7 का क्लास टीचर जो है क्लास 6 वाला डेट अटेंडेंस रजिस्टर को एक्सेस कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमने परमिशन डाली हुई है। इसी को बोलते हैं उस पर्टिकुलर रजिस्टर का या उस पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस किसी को देना, या उससे अगर किसी को दिया हुआ है तो उससे हटाना। अगर किसी को दे रहे हो तो आप ग्रांट कर रहे हो, और रिवोक का मतलब किसी को दिया हुआ था वहां से उसको रिवोक कर दिया। और मैनेजमेंट सिस्टम में आता है CRUD ऑपरेशन। ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला क्रिएट, क्रिएट, रीड, यू से आता है अपडेट, और डी से होता है डिलीट। क्रिएट का मतलब होता है एक नया डेटा क्रिएट करना, जिसे कि इंसर्ट करना बोलते हैं। अपडेट जो मैंने आपको बताया। रीड मतलब कि जो डेटा वहां पर रखा हुआ है उसको मैं रीड कर रहा हूँ, और डी बोलते हैं डिलीट। तो इस सब जो ऑपरेशंस होते हैं इन सब का कलेक्शंस बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? ये मेरा पूरा हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? हमने क्या क्या सीखा? डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है? कलेक्शंस ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल्स। डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती है उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखकर उसको स्टोर करने को कहाँ पर स्टोर करना होता है? टेबल्स के अंदर। टेबल में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स हमको ये बताते हैं कि इस कॉलम के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो सकती है, जैसे कि ये कॉलम के अंदर रोल नंबर ही स्टोर होगा, इसके अंदर ये डिटेल स्टोर होगी। अब वो कॉलम्स कैसे बनते हैं? एक जैसे कि हमने स्टूडेंट का ऑर्डर का जो हमने सैंपल का डेटा कलेक्शन किया था उसके हिसाब से जो जो उसकी कीज हैं उसके हिसाब से कॉलम बनते हैं। समझ गया आप मेरी बात? फिर आती है रोज। एक रो क्या दिखाता है? एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है।
अगर वो कोई भी टेबल है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डिटेल्स हैं, तो एक रो मुझे ये बताती है, एक रो यहाँ पे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी जो जो डिटेल्स हैं वो उसको बता रही है। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर एक रो एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल्स, और वो वैल्यू किस किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है वो पता चलेगा कि वो किस कॉलम के अंदर वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है। अगर कोई जैसे कि 100 रुपीज प्राइस वाले कॉलम में प्रेजेंट है तो वो ये बता रहा है कि इस ऑर्डर का ये प्राइस है। समझ में आ गई मेरी बात। और जैसे कि हमने लिया था सब्जेक्ट के मार्क्स, तो हमने ये पता कर लिया क्लास 6 का कोई भी एग्जाम्पल, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इस क्लास के अंदर हैं और इस बंदे के कितने कितने मार्क्स हैं, तो उस रोल नंबर के इस सब्जेक्ट के अंदर इतने मार्क्स हैं। इस तरीके से डेटा को रीड करते हैं। जैसे कि रोल नंबर 1 के मैथ के अंदर 70 मार्क्स हैं, हिंदी के अंदर 60 मार्क्स हैं। इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट मैंने एक सैंपल के लिए सब डेटा बनाया, टेबल बनाया, जस्ट समझाने के लिए। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। और हमने ये भी देखा इसके अंदर कि टेबल का इंटरकनेक्शन भी होते हैं। कुछ टेबल्स इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ टेबल्स डिपेंडेंट होती हैं, जो आपस में लिंक होती हैं, मतलब कि ब्रिज होता है। और ब्रिज करने के लिए, दो टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, ये किसका डेटा कहाँ से लिंक है। तो आज हमने ये पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ा, और इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक है वो हम कवर कर पाया मैं आज। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार इसको लाइक करना। और ये जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना, तो मैं एक नई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो जो भी मेरा फीडबैक है, अगर मैं कुछ अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, आपके कोई डाउट्स रह रहे हैं, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे गाइड कीजिएगा, क्योंकि आपकी गाइडेंस से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ आप जैसा मुझे फीडबैक देंगे, मैं अगली वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी मेरी, मैं उसमें उन सब चीज़ों को ध्यान रखूँगा। क्योंकि जस्ट मैंने आज सोचा था कि मैं एक बेसिक समझा दूँगा। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स आएँगे, एसक्यूएल कैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हम आगे कवर अप कर पाएँगे। तो जो भी फीडबैक है आपका, एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और मैं आप सबका दिल से थैंक यू, जिसने भी मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है। और चलते हैं साथ में और डेटाबेस सीखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।